प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन के कंसेप्ट को स्टडी किया था और उसने ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि ग्रेविटेशन इज द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जिस फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और इस कंसेप्ट को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कहीं पर भी हो सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट्स अर्थ पर लाई करते हैं तो इनको हम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और अगर ये आउटर स्पेस में कहीं पर भी लाई करते हैं जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, तो इनको हम लोग जो है वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो चाहे ये ऑब्जेक्ट्स टेरेस्ट्रियल हों या सेलेस्टियल हों, सभी पर ये लॉ एप्लीकेबल होता है, इसीलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। तो इस लॉ को यूनिवर्सल कहे जाने के क्या-क्या कारण हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या है इसका कि ऑब्जेक्ट्स में बी टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल। यानी ऑब्जेक्ट्स चाहे अर्थ पर लाई करते हों और चाहे आउटर स्पेस में कहीं पर भी लाई करते हों, तो ये लॉ इन सब के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। सेकंड, एनी मास या एनी मासेस। दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास कुछ भी हो सकता है, बस यहां पर यह चीज ध्यान रखने की है कि जो मास है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगा तो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। थर्ड, एनी शेप्स और साइजेस। ऑब्जेक्ट्स का शेप और साइज चाहे कुछ भी क्यों ना हो, न्यूटन का ये लॉ इक्वली इनके लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है एनी डिस्टेंस। यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना भी हो सकता है, वो चाहे बहुत कम डिस्टेंस हो चाहे बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो, दोनों ही केसेस में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इक्वली एप्लीकेबल होगा। और फाइनली फिफ्थ है एनी मीडिया, एनी मीडियम। यानी इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी मीडियम हो सकता है, वो मीडियम चाहे एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, या कोई मेटल हो सकता है। यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स चाहे किसी भी मीडियम में क्यों ना रखे हों, इन पर जो है न्यूटन का ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि न्यूटन का ये लॉ क्या कहता है। तो जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज। अब न्यूटन का ये जो लॉ है ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप भी दे रहा है कि कितनी फोर्स इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट करेगी। तो सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। यहां पर ये गौर करने की बात है कि जो ये डिस्टेंस स्मॉल r है ये इन ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस केस में न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है जिसको हम F से डिनोट कर दे रहे हैं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स m1 और m2 के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी वो फोर्स जो इन दोनों के बीच में एक्ट कर रही है और जो इन दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। न्यूटन का जो दूसरा ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच के इस डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यानी स्मॉल r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं या ये जो दो ऑब्जर्वेशंस थे न्यूटन के, इनको अगर हम क्लब कर लेते हैं आपस में, तो यहां से फोर्स की वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है m1 इंटू m2
डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू कैपिटल G जो एक कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन या फॉर्मूला है वो हमको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जो है उसका रिलेशनशिप दे देता है। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहां की आर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स है। तो इस एक्सप्रेशन से हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मासेस की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी, यानी कि उनके बीच की जो फोर्स है वो वीक हो जाएगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डबल कर देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय, यहां जो r है इसको हम ट्वाइस r से रिप्लेस कर देते हैं स्क्वायर, तो इक्वल टू G टाइम्स m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, यानी जो फोर्स की वैल्यू है वो 1/4 हो जाएगी अगर इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर इस डिस्टेंस की वैल्यू हम हाफ कर देते हैं, यानी कि इसको स्मॉल r को स्मॉल r/2 से रिप्लेस कर देते हैं, तो उस केस में ये जो r/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और उसका स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा। तो इनके बीच की जो वैल्यू है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, उसकी वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट्स का मास बहुत कम है तो उस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और अगर मासेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे अगर हम प्लैनेट्स को देखते हैं तो प्लैनेट्स को या सन को या मून को इन सब को देखते हैं तो इनके मासेस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो इनके केसेस में फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है या एक कंसिडरेबल वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं जैसे किसी बॉल को या फिर किसी और छोटे ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ये फोर्स उतना कंसिडरेबल या उतना सिग्निफिकेंट नहीं रह जाता।